दोस्तों, आज पेश है आखिरी हत्यारा तिरंगा। ये कवच चित्र है दोस्तों। सन 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम छोटी छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ, जिस पर राज चलता था राजघरानों का। और राजघरानों, जहाँ कुछ राजघराने देशभक्त भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं कुछ राजघराने विद्रोह और अगर प्रिय थे। जहाँ देशभक्त राजघराने अपने देश और अपनी मातृभूमि पर जान जान देने वाले भरे हुए थे, वहीं देशद्रोही घराने अपने स्वार्थ और सत्ता के लिए अपनों की ही जान लेने वालों की कमी नहीं थी। किसी का भी नाम निशान मिटा देना इन राजघरानों के बाएं हाथ का खेल था, और ऐसा करने के लिए सहायता करते थे विशेष जाति कहलाती थी कहर जाति, जिसका हर व्यक्ति हत्यारा करके सैकड़ों गुप्त कलाएं का ज्ञाता था। बिना हथियार उठाए युद्ध लड़ने की पूरी सेनाओं को समाप्त करने में माहिर। सन 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का यह सुनहरा वर्ष, जब भारत माँ के सपूत्रों के लहू रंग लाई। 200 वर्ष पुरानी गुलामी की जंजीर तोड़कर आज़ाद हुई भारत माँ। यूनियन जैक की जगह लहराया तिरंगा, और भारतीयों को यह स्वतंत्रता सफलता अंग्रेजों से नहीं, उन राजघरानों से मिली जिसकी वजह से पूरे भारत में छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। और ऐसा हुआ लोकतंत्र की वजह से। लोकतंत्र राजतंत्र को समाप्त कर दिया। इसी लोकतंत्र की वजह से यहाँ देश भक्त और न्यायप्रिय घरानों में रियासतों में की जगह जागीरों से संतोष करना पड़ा। वहीं विद्रोही अंग्रेजों के साथ देने वाले राजघरानों की संपत्ति से हाथ धोना पड़ा, और उन्हें कैद करके उन्हें आतंक और अन्यायों को लिए सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। इसी के साथ उनकी ताकत कहर जाति को भी समाप्त कर दिया गया। 1997 स्वतंत्रता प्राप्ति का 50वां वर्ष, जिसे पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा था। ऐसे में भला कहाँ पीछे रहता बाजीराव घराना, जिसने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दिल्ली से कुछ दूरी पर स्थित रामगढ़ में अपने राज महल रूपी निवास स्थान पर राजघराने स्वतंत्रता दिवस की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजन किया था, जिसका मुख्य अतिथि देश प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखने वाला तिरंगा देश भक्त बाजीराव घराने की आज़ादी की वर्षगांठ समारोह में अपने महल में आमंत्रित किया, और कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। रामगढ़ पहुंचने से पहले तिरंगा कुछ देर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे सड़क पर मौजूद उसे रोकने के लिए मजबूर करने वाला दृश्य। किसी की भी खुशी का इसके बिना मजा नहीं। दौलत की जिस धूल के इन रईसजादों के दिमाग को खराब कर रखा है, उसे उड़ाकर इनकी आंखें खोलनी होगी। तिरंगा के हाथ से छूटी ढाल और पलक झपकते ही अपने लक्ष्य को भेदा, और सड़क पर लड़खड़ा उठी कार ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल संभाला। जिस खाली बोतलों को तुम सड़क पर फेंक कर उसकी चपेट में आने वाले वाहनों का यही हाल होगा। उम्मीद है तुम्हें इस एहसास हो गया होगा, और अब तुम्हें शांति की जगह बैठकर मौज मस्ती करने का विचार बना लिया होगा। विचार तो हमने बना लिया। अब हम बोतलों को सड़क की बजाय तुम्हारे सिर पर फोड़ेंगे। तुम्हारी इस हरकतों ने बता दिया कि तुम जो भाषा समझते हो वो प्यार नहीं, मार की भाषा है। तड़ाक, वो अगले ही क्षण तिरंगा की कार और
कार वाले जमीन पर नजर आए। मैं तुझे चीर डालूंगा। तेरे बाकी दोस्त खुशकिस्मत निकले, उनका खून तुम्हारी तरह उबाले नहीं मार रहा, वरना वे सड़क पर नहीं तुम्हारी तरह कटीली झाड़ियों में पड़ी होती। उन कटीली झाड़ियों में गिरता चला गया वह, और हवाइयाँ उड़ने लगी बाकी के चेहरे पर। ब्रजेश जहरीली नागफनी झाड़ियों में गिर पड़ा। निकालो इसे, वरना यह जिंदा नहीं बच पाएगा। सभी झाड़ियों में गिरे, अपने साथी की तरफ लपके, जबकि तिरंगा अपनी बाइक की तरफ। मुझे तुम्हें अपनी करनी का अच्छी सजा मिल गई, और साथ ही मिल चुका है यह सबक कि जिससे दूसरों को परेशानी हो वह काम ना किया जाए। कुछ ही देर बाद रामगढ़ जा पहुंचा। रामगढ़ पधारने में धन्यवाद तिरंगा, हम धर्मवीर बाजीराव तुम्हारा स्वागत करते हैं। धन्यवाद राजा साहब। ये हमारे बेटे सूर्यवीर परमवीर, तीसरा बेटा करमवीर भी आपका अभी आता ही होगा, हम उसके मिलवा देंगे। और तुम यह जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों जुड़वा हैं। इनमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा। इनकी विशेषता के कारण हम इसी उलझन में फंसे हुए हैं, समझ में नहीं रहा अपना वारिस किसे बनाएं। और अब मिलिए हमारे विश्वास पत्र दीवान हुक्मचंद से। यह हमारे परिवार सदस्यों की तरह हैं। इससे सबके रहने का प्रबंध महल में ही करवा रखा है। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। तुम जैसे देशभक्तों से मिलकर हमें भी खुशी होती है तिरंगा। करमवीर तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। नहीं, हमें देखकर मेरा खून खुशी से नहीं गुस्से से उबल रहा है। ओह, बददिमाग नौजवान, राजा साहब का तीसरा लड़का। तुम्हारी वजह से मेरा प्यारा दोस्त अजय मौत से जूझ रहा है। इस नौटंकी को तुरंत ही यहाँ से भगाओ पिताजी। करमवीर के मुंह से निकलने वाले शब्द राजा साहब के तन पर में आग लगाते चले गए। इसी के साथ झन्नादेदा थप्पड़ करमवीर के गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात कर करमवीर, यह नौजवान हमारे देश की शान है, और देश की शान के खिलाफ बोलने वाले को हम माफ नहीं करते, चाहे वह हमारी अपनी ही औलाद क्यों ना हो। तड़ाक। और एक बार फिर घूम उठा राजा साहब का हाथ। अगर तिरंगा ने उसे रोका न होता। छोड़िए राजा साहब, माजरा क्या है। तीसरा तिरंगा ने सारा माजरा समझा दिया। सब कुछ सुनने के बाद, इसमें गलती तुम्हारी है, तुम्हारे दोस्तों की है करमवीर। तिरंगा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, और इसके पिताजी से खुश हो जाएंगे, तुम दोनों को अपनी इजाज़त दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। गुस्से से पैर पटकता चला गया करमवीर। करमवीर के व्यवहार से हमें शर्मिंदा है तिरंगा। कोई बात नहीं राजा साहब, भूल जाइए इसे। और तनाव भरा माहौल सामान्य हुआ। राजा साहब के दीवान को आदेश दिया, समारोह की तैयारी करवाइए दीवान साहब। जो हुक्म राजा साहब। जल्दी ही धूमधाम से मनाया गया आज़ादी का 50वां वर्षगांठ। वह समारोह जिसमें मौजूद भारतीय खुशी से झूम रहा था। और राजा धर्मवीर बाजीराव बड़ी आंखी 50 साल पहले मनाए आज़ादी से मिलने वाले प्रथम दिन की याद में खुशी से आंसू से भर गई थी। लेकिन किसी की आंखों में भरे आंसू खुशी के नहीं, बल्कि क्रोध और बदले के घोतक थे। यह वही बात साबित कर रही थी, राजघराने की खुशियाँ स्थायी नहीं, उस पर ग्रहण लगने वाला था। और तिरंगा इसका गवाह बनने जा रहा था। आज रात आराम करके तिरंगा कल सुबह मिलेंगे, गुड नाइट। और सुबह तिरंगा मिलने का वादा करके अपने कमरे में पहुंचा सूर्यवीर। क्या जानता था कल की सुबह देखना किस्मत में नहीं है, क्योंकि
आज रात उसकी जिंदगी में छा जाना था मौत का अंधेरा। यह सुंदर सा डिब्बा किसने रखा मेरे कमरे में? और शायद कोई उपहार जिससे समारोह के दौरान मेरे किसी चाहने वाले ने दिया होगा। दीवान जी ने इसे यहाँ पहुँचा दिया होगा। देखूं क्या है इसमें। अरे, पैकेट खुला तो इसके साथ ही खुल गई सूर्यवीर की आंखें, क्योंकि उपहार मौजूद पैकेट में अंदर मौजूद था साक्षात मौत, और सूर्यवीर के टेटुए पर लिपट गई उस गोह के रूप में जिसे पर पैकेट में खुलते ही भयंकर तरीके से छलांग भरी, और एक क्षण बाद गो सूर्यवीर से अलग हुई। इसी के साथ सूर्यवीर की अंतिम चीख आई, पूरे महल के दर्रे को हिलाकर रख दिया। पलक झपकते ही तिरंगा सहित महल में हर शख्स कमरे में मौजूद था जिसने जिसमें पड़ी थी सूर्यवीर की लाश। हर कोई फटी फटी आंखों से सूर्यवीर की लाश को देख रहा था। तिरंगा को छोड़कर हत्यारा फरार हो चुका है, लेकिन इस अगर बारीकी से यहाँ का निरीक्षण किया जाए तो हत्यारे के बारे में कुछ जान सकूं। पूरे में कमरे में खुद बीन की तरह दूरबीन की तरह फिर गई तिरंगा की तेज निगाहें, और जिसे नजर आया जानवर के खून से सने छोटे छोटे पंजे, और पैकेट में मौजूद था रोंगटे खड़े देने वाला पत्थर। सब मरेंगे बारी बारी। आखिरी हत्यारा। आखिरी हत्यारा, यह कौन है आखिरी हत्यारा जिसके नाम से यहाँ सनसनी फैला दी? वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। तूने अपना काम बेखूबी कर अंजाम दिया गोहरानी, अब तू आजाद है। तेरा काम खत्म हुआ, लेकिन मुझे अभी सक्रिय रहना है, क्योंकि जब तक मेरा मकसद खत्म नहीं हो जाता मेरा काम खत्म नहीं होगा। और उस नफरत की मकड़ी अपना जाला पर बिछा रही थी, जबकि इधर राजा साहब संयम रखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बेटे की मौत के घाट उतारने वाला ये आखिरी हत्यारा जो भी हो उसे पकड़ कर रहूंगा। आखिरी हत्यारा को अंजाम तक पहुंचा कर अब यहाँ से वापस लौटूंगा। हत्यारा कौन है और उसकी सूर्यवीर की हत्या कैसे की, यह सब जानने के लिए मेरे पास एक सबूत मौजूद है, लेकिन उस सबूत को पुख्ता करने के लिए मुझे काफ़ी जांच पड़ताल करनी पड़ी होगी। और उसके लिए महल की लाइब्रेरी रात को चुपके से पहुंचूंगा, क्योंकि अगर हत्यारा इसी महल में मौजूद है तो दिन में मुझे लाइब्रेरी में देखकर सावधान हो सकता है, और उसी रात लाइब्रेरी में मौजूद तिरंगा वहाँ मौजूद किताबों का मतलब की चीज तलाश में जुटा था। आंखें सतर्क थी उसकी, और उसके चौकन्ने चौकन्ने थे उसके कान। पच्चापों की ध्वनि की आवाज पश्चात बाहर बाहर दबे शब्द में चल रहा था, लेकिन कौन? तिरंगा तेजी से लपका बाहर। उसे जो शख्स दिखाई दिया उसी तरह अच्छी तरह पहचानता था। यह दीवान हुकुमचंद, लेकिन इतनी रात गए कुंवर पर परमवीर के कमरे की तरफ क्यों जा रहे हैं? तिरंगा ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन अपने आप को रोक लिया। हो सकता है दीवान कुंवर कुंवर का कोई आपसी मामला हो, मेरा खलल डालना बेकार हो। फिर तिरंगा वापस लौट गया और अपने काम में व्यस्त हो गया। रात शांति से गुजर गई, लेकिन दिन में एक बड़ा विस्फोट के साथ लेकर आया। आई सूर्यवीर सूर्यवीर के साथ परमवीर की मौत ने सभी के मस्तिष्कों को भनक से उठा दिया। परमवीर के कमरे में मृत पाया, और उस समय तो सभी के जिस्म सनसना गए जब वहाँ पत्र मिला, एक कागज। आखिरी हत्यारा, सब बारी बारी मरेंगे। आखिरी हत्यारा। रात
की बात याद करके तिरंगा के दिमाग में चींटियां रेंगने लगी। इसका मतलब रात को दीवान परमवीर की हत्या करने के लिए उसके कमरे में दबे पांव बढ़ रहा था। काश मेरे उस रात को रोक लिया होता। और परमवीर के शरीर पर न कोई चोट के निशान थे दिखाई दे रहे थे, न कोई घात का। उसे हत्या किस चीज से तरीके से की? जहर से मारा गया हो सकता है। ऐसा भी नहीं लगता कि क्योंकि जहर की वजह से इसके शरीर को नीलापन आ जाता। इसका शरीर पर कोई नामो निशान नहीं। लाश के पास सभी हट जाइए, पुलिस आ गई। जल्दी ही पंचनामा हो गया। लाश का पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। राजा साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब। दृश्य दुख का पहाड़ टूट पड़ा था राजा धर्मवीर बाजीराव पर, जिसे तिरंगा के क्रोध ने और भड़का दिया। मैं आपको दुख की भरपाई तो नहीं कर सकता राजा साहब, लेकिन इस मरहम जरूर लगा सकता हूँ। आपके दोनों बेटों को, उस हत्यारे को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा, जिसका नाम है दीवान हुकुमचंद। कर और वार कर लहूलुहान, क्योंकि मेरे जिस्म से निकलने वाला खून गुस्से की आग में घी का काम करता है। बाघ के वार पर ठहाके लगाता हुकुमचंद। कुछ ही देर बाद दरिंदे खूंखार नजर आने लगा। बस कर चूहे, क्योंकि अब हुकुमचंद को गुस्सा आ चुका है। और जब हुकुमचंद को गुस्सा आता है तो मौत उसका हुक्म मान कर दुम दबाकर भाग खड़ी होती है। कमीनगी जिसके भरी हो सारे जमाने की, वही बात करता है मौत से हराने की। तिरंगा कैसे आना हुआ? मैं शौर्यवीर और परमवीर की हत्या करने वाले आखिरी हत्यारे को पकड़ने आया हूँ, और वो हत्यारे तुम हो हुकुमचंद। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप उठा हुकुमचंद। जिस जिस दिमाग में मेरे खिलाफ ऐसे झूठे विचार उठते हों, मैं उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता हूँ। अगर तुम राजघराने के मेहमान ना होते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता हुकुमचंद। मैंने तुम्हें रात को खुद अपनी आंखों से परमवीर के कमरे में जाते देखा। रात को मैंने परमवीर की हत्या नहीं की, लेकिन तूने रात को मुझे देख लिया, इसलिए मैं तेरी हत्या जरूर करूंगा। तिरंगा को लगा मानो भारी हथौड़ा उससे टकराया हो, मगर तिरंगा संभला और उधर हुकुमचंद संभल लिया अपने का मौत का वह सामान। मेरे हाथों में लगे निंजे को देख रहा है तिरंगा। इसमें अपने बहुत से दुश्मनों के टुकड़ों में बांट कर मैं उन्हें अपने भूखे बाघ का निवाला बना चुका हूँ। ओह, इस गैंडे जैसी ताकत है, साथ ही चीते जैसी फुर्ती है। मुझे अपने सभी कलाओं के साथ पूरी तरह सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसके सामने जरा सी चूक का मतलब बाघ की भूख मिटाने का सामान बनना। ओह, मेरे सामने स्टिक और तेज वार का इसका जरा भी असर नहीं हुआ, लेकिन वह तड़पने के स्थान पर तिलमिला, दर्द से नहीं क्रोध से। मेरे शरीर पर जितना तेज वार होता है, गुस्सा उतना ही बढ़ता है। और कोई और होता तिरंगा इस वार से तड़प उठता, मेरे दुश्मन की मौत और पास आ जाती है। गर्म सलाखों की बात तिरंगा का जिस्म घुसते चले गए वे नेजे, लेकिन तिरंगा के कंठ से चीख नहीं निकली। तिरंगा अपनी मजबूत बाहों से शिकंजे को पकड़ा हुआ था हुकुमचंद। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है तिरंगा। दीवार में गड़े नुकीले लोहे के खंभे के रूप में जा जाकर उसे गले लगा। आह! हुकुमचंद ने तिरंगा को पूरी शक्ति से रुई के बोरे की तरह दीवार पर गड़े नुकीले खंभे की तरफ उछाल दिया, और तिरंगा यमराज के पास पहुंचने का साधन बना जा रहा था। लेकिन इतनी आसानी से मौत का निवाला बने जाने वाले में से कहाँ था वह देश का बेटा,
ये लड़ाई जितनी लंबी खींचना उतना ही मुझे नुकसान होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशाल का यह हाथी महावत अपने वश में कर लेता है, उसके मस्तिष्क पर चोट करके मुझे भी इस हाथी को वश में करने के लिए इसके मस्तिष्क पर चोट करनी होगी। और फिर ना समझ सका, लेकिन सेकंडों बाद हुकुमचंद की गर्दन तिरंगा के हाथ में थी। तेरे शरीर के तेरे शरीर में ताकत थी तो खून में गर्मी और बाघ की घबराहट बढ़ती जा रही थी, लेकिन तू बेहाल इसकी इसलिए तुझे आंखों में झांक कर देख सकता था कि खून ने इसकी भूख कई गुना बढ़ा दिया है। जिसका निवाला नहीं बनना चाहता तो कबूल कर, आखिरी हत्यारा तू ही है। नहीं तिरंगा, मेरी बात पर विश्वास करो। तिरंगा, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने किसी की हत्या नहीं की। कल रात मैं परमवीर के कमरे की तरफ पहली बार नहीं गया और मेरा रोजमर्रा का काम था। परमवीर के कमरे में परमवीर के अगले कमरे में मैं राजघराने का खजाना रखा हुआ है, जहाँ मैं वहाँ चोरी करने जाता था। चोर मैं चोर जरूर हूँ मगर हत्यारा नहीं। ये सही कह रहा है तिरंगा। इसका सबूत यहाँ बरामद गहनों जो खजाना कल रात चोरी हुआ है। राजा साहब, मुझे माफ़ कर दो राजा साहब। तूने हमारे बेटों की हत्या नहीं की, लेकिन तूने हमारे विश्वास की हत्या की है। हम तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं कर सकते। राजघराने के खजाने के चोरी का रहस्य खुल गया, लेकिन इसके साथ राजघराने की हत्यारे की रहस्य के गहरा हो गया। अब मुझे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तिरंगा अपनी खोज को नई शुरू करने जा रहा था। यह नया मोड़ लेने वाला था और वह मोड़ देने वाली थी परमवीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दिमाग की नसें फटने से परमवीर की मौत हुई है, ऐसा हुआ है पारे की वजह से। मस्तिष्क में काफी मात्रा में पारा पाया गया है। ओह, यानी परमवीर को मारने वाले ने किसी तरह पारा दिया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो पारे की मात्रा पेट में पाई जाती। जितना मस्तिष्क में पारे का मस्तिष्क में पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि परमवीर के मस्तिष्क में किसी तरीके से पारा पहुंचाया गया है, जैसे धुएं या गैस के जरिए। क्योंकि पारे संबंधित फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी ब्रेन हेमरेज के शिकार होते हैं। ओह, यह अदृश्य जानकारी। डॉक्टर साहब धन्यवाद, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के पास से रवाना होते ही तिरंगा कुछ समय बाद महल के में मौजूद परमवीर के कमरे में खड़ा नजर आ रहा था। इतनी सर्दी में इस कमरे की खिड़की खुली है। ओह, इस खिड़की की चिटकनी अंदर से टूटी है। रात को ठंडी हवाएं के कारण कपाट खुल गए होंगे। हवा के साथ मौत भी इस खिड़की के रास्ते से परमवीर के कमरे में गई होगी, क्योंकि कमरे में गहन छानबीन करने के बाद भी मुझे कोई संदिग्ध वस्तु नजर नहीं आई। खिड़की के रास्ते से तिरंगा बाहर निकला और वह नजर आई उसे एक अद्भुत वस्तु। खिड़की के पास मौजूद पेड़ की डाल पर हांडी जैसी लटकती हुई है। ओह, इसमें पारा भरा हुआ है और इसके नीचे मौजूद बुझे हुए कोयले। ओह, अगली पल तिरंगा ने सामने सारी बातें शीशे की तरह साफ हो गई। इस हांडी के नीचे मौजूद कोयले के ऊपर पारे के उबलने से उबालते रहे, जिससे भाप बनकर हवा में उड़ता, हवा में बहने की दिशा के सारे परमवीर के कमरे की खुली खिड़की से होकर पहले कमरे में अंदर, फिर उस परमवीर के मस्तिष्क में जा पहुंचा और ठीक परमवीर की खिड़की के पास हांडी लटका कर उसकी खिड़की की चिटकनी तोड़कर परमवीर की हत्या करने वाले आखिर हत्यारा महल का बाजीराव घराने का समस्त जानकारी रखने वाला आदमी है। इसलिए सवाल यह है कि उस शख्स कौन है जिसने बाजीराव के पुत्रों की मौत सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। जिसका मैं महत्वपूर्ण यह सवाल उतना ही विस्फोटक जनक जवाब कुंवर करमवीर। यही एक
ऐसा शख्स है जिसे अपने भाइयों की मौत से सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि वे इसके बाद ऐसा नहीं धर्मवीर से मिलने वाली जायदाद को बांट सके। मुझे अपने इस शक को विश्वास में बदलना होगा। और तिरंगा अपने शख्स को विश्वास में बदलने में जुटा था, और उधर एक लाश में बदलने की तैयारी चल रही थी। सचमुच तू विलक्षण बुद्धि का मालिक है तिरंगा, लेकिन तेरा दिमाग, तेरी कोशिश तुझे मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उससे पहले ही तुझे मौत की गोद में पहुंचा दूंगा। और तेरी मौत से साधन बनेगी यह चिमनी, जिसके अंदर कर कमरे को गर्म रखने के लिए कोयले के अलावा धुआं भी बाहर निकालती है। और इस चिमनी को बंद किए देता हूँ। अब इसका सारा धुआं बाहर निकलने की जगह धीरे धीरे कमरे में भरना शुरू हो जाएगा, और इस तरह कोयले के कार्बन मोनोऑक्साइड रूपी धुआं तिरंगा को अपना शिकार बना लेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि नींद नींद मौत की नींद में बदल गई। सैकड़ों वर्षों पुराना तरीका आज तक असफल नहीं हुआ, ना आज होगा। तिरंगा की मौत का इंतजाम हो चुका था, और वह पूरी तरह बेखबर था। उसे इस बात की भनक नहीं थी कि बंद कमरे में बढ़ता धुआं धीरे धीरे मौत की तरफ खींच कर ले जा रहा है। शायद तिरंगा की किस्मत भी धीरे धीरे एक झटके में मरना लिखा था, क्योंकि तभी एक झटके से कमरे की खिड़की खुली, और उसके अंदर आया वह नकाबपोश, अपने हाथों में तलवार मौत लेकर। अलविदा तिरंगा, अब मेरी आंखों के सामने यमराज के दरबार में दोबारा खुलेगी। और एक पल बाद मौत सट गई तिरंगा की गर्दन से, और दूसरे पल प्रवेश करती नजर आई तिरंगा को इसका आभास भी नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रूपी धुआं उसके दिलो दिमाग पर असर डाल चुका था। और जब इंसान के दिलो दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो मौत हो सकती है, ना रोक सकती है। सब मरेंगे बारी बारी। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है तिरंगा की।